पोल्ट्री किसानों के लिए सूटेबल लॉज और एक्ट रिलीज करें बेस्ड ऑन दीज गाइडलाइंस। तो एक अच्छी शुरुआत है। मैं एक एक करके कुछ चर्चाएं तो उनके जो खास मुद्दे हैं जो किसान भाई हमेशा चिंतित रहते हैं, मैं उन मुद्दों पे फोकस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आती है वो है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट गाइडलाइन। जो टाइटल है इस गाइडलाइन का वो बहुत क्लियर है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट गाइडलाइन फॉर ब्रॉयलर प्रोडक्शन, जॉब वर्क बिटवीन फार्मर्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज। देखिए, हिंदुस्तान में ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। जब भी आप ट्रांसपोर्ट बुक करते हैं या किसी से काम करवाते हैं अपनी बिल्डिंग में या घर बनवाते हैं, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑलरेडी इस देश में है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिफाइंड नहीं है, वो बिटवीन पार्टीज होती हैं। और बायोलॉजिकल सिस्टम में, जैसा कि पोल्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो पोल्ट्री सेक्टर की कुछ खास बातें हैं जिनको इस गाइडलाइन ने कवर किया है। तो इसलिए दो चीजों को समझना जरूरी है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे, अभी तो 21 तारीख, आज वर्चुअली 24 घंटे हुए हैं गाइडलाइन निकले हुए, लेकिन मेरा निवेदन आप लोगों से रहेगा कि एक बार गाइडलाइंस को जरूर पढ़ें। मेरे ख्याल से सबके पास व्हाट्सएप पे आ चुकी होंगी अभी तक गाइडलाइंस। नहीं आई हैं तो पीएफआई की तरफ से ऑलरेडी सर्कुलेट है, पर दोबारा बिट्टू भाई और उनकी टीम सर्कुलेट कर देगी। लेकिन एक बार जरूर पढ़ें ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि किसान की क्या जिम्मेवारी है और कंपनी की क्या जिम्मेवारी है। और जो कुछ मुद्दे हैं उनकी मैं चर्चा करता हूं। जैसा होता है कि दो पार्टियां होती है कॉन्ट्रैक्ट में। एक जो स्पॉन्सर है जो आपके पास आता है कि मैं आपको चिक दूंगा या फीड दूंगा, आप मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, आपका फार्म यूज करना चाहते हैं, आपकी एफर्ट्स, लेबर, नॉलेज को यूज करना चाहते हैं, तो दो पार्टियां होंगी। लेकिन दोनों पार्टियां क्या क्या एक दूसरे को देंगी इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी इस गाइडलाइन में डिफाइन किया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहूं कि जो स्पॉन्सर है, जो कंपनी आपके पास आती है, सेक्शन जो क्लॉज 9 है इस कॉन्ट्रैक्ट का, 9 और 10 को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें आपकी और कंपनी की जिम्मेवारियां तय की गई थी। जिम्मेवारी क्या है? हेल्दी एंड डिजीज फ्री चिक्स। जो भी आपको चूजा दिया जाएगा प्लेसमेंट के लिए, वो हेल्दी होना चाहिए, बीमारी से मुक्त होना चाहिए। ये क्यों जरूरी है लिखना? क्योंकि अगर चूजे की सेहत ठीक नहीं होगी तो एफसीआर ठीक नहीं होगा, मॉर्टेलिटी ज्यादा हो सकती है, और दोनों ही चीजों का प्रभाव आपकी इनकम और आपकी अर्निंग पे पड़ेगा। अगर मान लीजिए कल को एफसीआर कम आता है और आपने पूरे प्रिकॉशन ले लिए, लेकिन अगर चिक की तबीयत ठीक नहीं है, चिक की हेल्थ ठीक नहीं है, तो एफसीआर कम होगा तो इनकम कम होगी। तो ये जिम्मेवारी सुनिश्चित करना कंपनी का काम है कि एफसीआर और मॉर्टेलिटी को अगर कम करना है तो हेल्दी चिक को सप्लाई देना होगा। ये उनकी नैतिक और लीगल जिम्मेवारी बन जाएगी। फीड, अब फीड भी कंपनियां देती हैं, लेकिन फीड की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? अगर फीड की क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो भी आपका एफसीआर कम होगा। तो फीड की भी क्या क्वालिटी होगी, ये भी हमें फोकस करना होगा। तीसरा, मेडिसिन। अब मेडिसिन के दो तरीके हैं कि कभी कभी किसान भाइयों का ये कहना था कि दवाइयां हम खरीद के लगा लेते हैं, कंपनियां कहती हैं आप ही को देखना है। अगर मॉर्टेलिटी होती है, मेडिसिन प्रॉपर नहीं है, मेडिसिन की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, और उससे अगर मॉर्टेलिटी होती है तो कौन जिम्मेवार होगा? ये मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में आपको इस एग्रीमेंट में सामने रख के, जिस कंपनी से आप समझौता कर रहे हैं, ये चर्चा करने में आपको मदद मिलेगी। हो सकता है कि आप कंपनी के साथ ये डिस्कस करें कि नहीं मेडिसिन आप मत दो, मैं दूंगा, लेकिन वो आपको लिखना पड़ेगा एग्रीमेंट में कि मेडिसिन की जिम्मेवारी किसकी होगी, और उसके ऊपर अगर एडवाइस देनी है तो कौन डॉक्टर एडवाइस देगा? कंपनी का डॉक्टर देगा या मेरे गांव का डॉक्टर देगा या मेरा कंसल्टेंट देगा? ये चीजें मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी हाईलाइट कर रहा हूं, मैं एक एक डिटेल में नहीं जा रहा हूं। कभी और चर्चा होगी तो हम
2-4-5 घंटे अगर बैठना होगा, हम एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस गाइडलाइन से आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा दोनों साइड को कि हमारा कमिटमेंट क्या है, क्योंकि जो भी आप कमिटमेंट करेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा एग्रीमेंट। फिर ये नहीं हो सकता कि कल को डिस्प्यूट हो और तब ये बात निकल के आए कि सर किसान ने तो कहा था दवाई मैं दे दूंगा, किसान कहेगा नहीं जी मैंने तो कहा नहीं था, कंपनी ने कहा था, उसका डॉक्टर आएगा और वो दवाई देंगे। अब वो लिखा हुआ नहीं है, यहां डिस्प्यूट है। तो इसीलिए आप सबको लिखने की आदत डालनी होगी ताकि डिस्प्यूट कम से कम हो। इस बात को हमें समझना होगा। अगर हम कहेंगे नहीं सब चलता है, क्या जरूरत है लिखने की, तो आप रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि खतरा आप जानबूझ के उठा रहे हैं अगर लिख नहीं रहे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि बाकी जो इनपुट्स हैं, अगर आप किसी और तरह का इनपुट है, मिनरल मिक्सचर्स हैं या कोई और इनपुट है, तो वो आपको बहुत क्लियरली डिफाइन करना होगा कि कौन सी क्वालिटी का इनपुट देंगे। बहुत बार किसान भाई ये कहते हैं कि बर्ड फ्लू के टाइम पे कि सर एक बोतल आती है उसमें कोई लेबल नहीं होता, वैक्सीनेशन होता है। अब उसमें वायरस है नहीं है, किसकी दवाई है, किसने बनाई, कौन सी क्वालिटी है, बैच नंबर क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। इस गाइडलाइन के हिसाब से वो गैरकानूनी है, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको उस दवाई का बैच नंबर डॉक्यूमेंटेशन में लिखना पड़ेगा जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसलिए हर किसान अपनी एक लॉगबुक बना के रखेगा जब भी, क्योंकि बीमारी कब आएगी एग्रीमेंट के समय पता नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस वो बीमारी आ सकती है, 6 हफ्ते बाद, 7 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद, वो बाद में आएगी। इंटरेस्टिंगली ये एग्रीमेंट 1 साल के लिए मिनिमम होगा। ये जो गाइडलाइन के हिसाब से ये 1 साल का एग्रीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपसे साइन कर रही है 2 बैचेस के लिए, सडनली आपको ऑफ सीजन में फार्म खाली करके दे दिया जाता है कि अब आप अपना प्रोडक्शन कर लीजिए। तो किसानों की ये बहुत शिकायत है कि साहब अब मैं क्या करूंगा, अब तो सावन का महीना है, मेरे पास फार्म खाली है, मैं कमा पाया ना मैं कुछ कर पाया। तो इसीलिए गाइडलाइन के हिसाब से 1 साल का कमिटमेंट है और 1 साल के कमिटमेंट में भी कम से कम कंपनी को उस फार्म पे 5 से 6 बैचेस लेने होंगे, ताकि जो किसान ने अपने एसेट एलोकेट किए हैं कंपनी को, अपना फार्म दिया है, अपनी लेबर रखी है, जो भी उसने बाकी इंतजाम किए हैं, ऐसा नहीं हो कि उस पर पूरा खर्चा आ जाए और कंपनी सिर्फ 1-2 लॉट ले और उस फार्म को छोड़ के किसी और के पास चली जाए, अनलेस अदरवाइज की कोई डिस्प्यूट है, कोई वैलिड रीजन है। तो दोनों तरफ इस बात की प्रतिबद्धता आनी चाहिए कि हम कमिटमेंट कम से कम 1 साल के लिए कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर 5 से 6 बैचेस लेने हैं मैंडेटरी, और अगर कंपनी ये कहती है कि नहीं मैं तो 5 नहीं 3 ही लूंगे, तो बाकी 3 बैचेस का क्या होगा? तो उसके लिए गाइडलाइन वो साइलेंट है, लेकिन प्रो रेटा बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट 1 साल का। आपको लंबा करना है म्यूचुअली आप कर सकते हैं, लेकिन इस एरिया में हमें देखना होगा कि दोनों तरफ सीरियसनेस हो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं। जहां तक बात है कि इनपुट की, तो जो भी टैक्सेशन लगता है, जैसे बहुत सारी चीजों में जीएसटी लगता है, तो जो भी सप्लाई कंपनीज की तरफ से दी जाएंगी उसको एक्स फार्म पे कैलकुलेट किया जाएगा। ये नहीं किया जाएगा कि मेरे गोडाउन से मैंने 20 रुपए मान लीजिए प्राइस है किसी आइटम की, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और बाकी कॉस्ट किसान उठाएगा, हम उठाएंगे। उस डिस्प्यूट को हटाने के लिए जो आपका एक्स फार्म प्राइस है, जहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया है, उसको कंसीडर किया जाए, ताकि डिस्प्यूट नहीं रहे, एम्बिग्विटी नहीं रहे, बीच की चीजें क्या है उसमें कंफ्यूजन ना रहे। ये जिम्मेवारी थी कंपनियों की, लेकिन अब किसानों की क्या जिम्मेवारी है इस गाइडलाइन से, ये भी जानना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए दोनों पार्टीज के बीच में जो म्यूचुअली एग्रीमेंट होगा कि हम कितने बर्ड्स इस फार्म में प्लेस करेंगे, उस बेस पे जो भी कंपनी और आपके बीच में समझौता होगा, अगर उन्होंने कहा कि आप
हर 10 बेड के बीच में एक वाटरिंग सिस्टम रखेंगे या हर एक 5 के बीच में रखेंगे, आप टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, जो भी उन्होंने आपको गाइडलाइंस दी हैं वो सारी चीजें पार्ट ऑफ एग्रीमेंट होंगी, इसलिए आपको वो समझना जरूरी है। और कल को अगर उन्होंने कहा कि आप ये चीजें करेंगे और आपने नहीं करी तो फिर आपकी तरफ से उल्लंघन होगा, कंपनी बाध्य नहीं होगी। तो ये चिंता की बात है आपके लिए। तो कहने की बात ये है कि हम अपनी तरफ से गलती ना करें ताकि कंपनियों को ये कहने का मौका ना मिले कि किसान की गलती। तो ये समझना जरूरी है। और जो आपको प्रोवाइड करना है, जिसके लिए कंपनीज आती हैं आपके पास, एक है आपका शेड जो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, बेडिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है, फीडिंग यूटेंसिल्स। अब इसमें थोड़ा कॉस्टिंग का मुद्दा है, मैं वो थोड़ा सा बाद में आऊंगा, लेकिन मैं आपको हाईलाइट्स बता रहा हूँ। वाटरिंग सिस्टम, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, जो भी रिक्वायरमेंट है, ये सब अरेंजमेंट्स आपको करने हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि इसमें कॉस्ट कौन देगा, किसान उठाएगा या कंपनी उठाएगी? कुल मिला के सारी बात वहां आती है कि आफ्टर ऑल इस पूरे बिजनेस का खर्चा कौन उठाएगा। उसके लिए इस पूरे एग्रीमेंट में प्रावधान किए गए हैं, इस गाइडलाइन में, उसकी भी मैं आगे चर्चा करूंगा। अब जहां तक बात है ओनरशिप की, कि ये ओनरशिप किसकी है इन ब्रॉयलर्स को लेके जब हम बात कर रहे हैं लीगली, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं कंपनी के साथ, तो इस बिजनेस में जब तक सेटलमेंट नहीं होता है ओनरशिप जो है वो हमेशा मालिक की रहेगी, जो स्पॉन्सरिंग कंपनी है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में से कुछ बर्ड्स बेच सकें, वो आपको अधिकार नहीं है। कंपनी ने आप पे भरोसा करके आपके यहाँ प्लेसमेंट किया है, ये नैतिक जिम्मेवारी है कि कंपनी के माल की पूरी जिम्मेवारी से, पूरे सिस्टम के हिसाब से जैसा म्यूचुअली एग्रीड था वैसे उसकी देखभाल की जाए। जहां तक बात है किसान की, किसान से ये एक्सपेक्टेशन है कि आप गुड हाउसिंग प्रैक्टिस, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, गुड फीडिंग प्रैक्टिसेस की जो बेसिक गाइडलाइंस हैं उसका आप ध्यान देंगे। आप केयरलेसली हो कि साहब मैं क्या करूं, मुर्गी मर गई तो मैं क्या कर सकता हूं, ये नहीं चलेगा। आपकी तरफ से पूरा प्रयास होगा कि आप गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करें ताकि जो आपके साथ स्पॉन्सर काम कर रहा है उसका नुकसान नहीं हो। क्योंकि इस बात को आपको समझना होगा कि अगर आपका रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं रहा उनसे तो 1 साल बाद आपको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, आपका नुकसान। तो ये पार्टनरशिप है और दोनों अगर एक दूसरे के चिंताओं का ध्यान रखेंगे तो पार्टनरशिप प्रॉफिटेबल भी रहेगी और आने वाले समय में आगे ठीक रहेगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है जिसको लेके किसानों की तरफ से चिंता होती रही थी, मॉर्टेलिटी को लेके, कि हम इतनी बार ये काम करते हैं और मॉर्टेलिटी साहब कभी वेदर से हो गई, कभी डिजीज से हो गई, तो हमारी क्या जिम्मेवारी है? मॉर्टेलिटी को लेके इसमें गाइडलाइंस में बहुत कहा गया है क्लियरली कि मॉर्टेलिटी के ऊपर भी आपकी तरफ से एक चार्ट होगा। चार्ट मतलब बेसिक, जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है, जो हम लोगों ने भी स्टडी की थी जब ये गाइडलाइंस बन रही थी, कि जो स्पॉन्सरिंग कंपनी है उनके अपने फार्म में 5 से 7% मॉर्टेलिटी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है मॉर्टेलिटी शुड नॉट बी मोर देन 2 to 3%। भाई आप खुद तो अपने फार्म पे 7% कर रहे हो, किसान के ऊपर 3% बोल रहे हो, तो 4% का नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ, क्योंकि आप खुद भी करते तो 7% थी। तो इस तरह के जो कंफ्लिक्टिंग व्यूज आते हैं, इस पे एक मॉर्टेलिटी चार्ट बनाने का विद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से, जिसे हम गुड प्रैक्टिसेस कहते हैं, वो डेवलप करना पड़ेगा कि अगर हम गर्मी की बात कर रहे हैं तो एवरेज मॉर्टेलिटी 6% या 7% है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है ऑन एन एवरेज। सर्दियों में कुछ अलग हो सकता है, उसका चार्ट बनेगा, वो एक रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। उससे अगर ज्यादा मॉर्टेलिटी होती है तो उस पर डिडक्शन होगा, ताकि किसान के ऊपर अनड्यू 3-4% का लोड ना पड़े। इससे किसान पे जो प्रेशर पड़ता है वो कम हो और एक बिजनेस में पारदर्शिता आए, एक ट्रांसपेरेंसी आए, एक अकाउंटेबिलिटी आए। तो एक गाइडलाइंस में बहुत अच्छा प्रावधान इस बात का किया गया है और जिस हिसाब से मॉर्टेलिटी होगी उस हिसाब से डिडक्शन चार्ट, जैसे बाकी सेक्टर्स में होता है, जो लोग
ऑयल सीड में डील करते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोग करते हैं, लेकिन उदाहरण में देता हूँ समझाने के लिए आपको कि जब भी हम मस्टर्ड सीड खरीदते हैं मंडी में जाके, और अगर मैं ये कहता हूँ मस्टर्ड सीड का रेट 70 रुपए किलो है, तो ये माना जाता है कि मस्टर्ड में 40% तो तेल होगा ही होगा। जो 70 रुपए में हर बार ये नहीं बोलता कि मैं 40% के 70 दूंगा या 42 के 70 दूंगा। जब मैं 70 की बात करता हूं तो मतलब 40% तेल होगा, सौदा उस नंबर पे फिक्स हो जाता है। लेकिन जब माल आता है फैक्ट्री में, तब उसके ऊपर ऑयल कंटेंट का मेजरमेंट किया जाता है, और अगर मान लीजिए 38 तेल निकलता है तो 2% का डिडक्शन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करके पेमेंट करी जाती है, और अगर 42 निकलता है तो उसमें प्रीमियम जोड़ के पेमेंट की जाती है। ये वेल एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं सिस्टम में। तो आने वाले समय में मुझे लगता है पोल्ट्री में भी जैसे जैसे हमारे यहाँ एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्रूव होंगी, हम लोग भी उस स्टैंडर्डाइजेशन पे चले जाएंगे, ताकि जब किसान मेहनत करके अच्छा एफसीआर देता है, क्या उसको फायदा मिलता है? एफसीआर कम होता है तो डिडक्शन हो जाता है, लेकिन अगर एफसीआर इंप्रूव होता है उसकी मेहनत से और एप्रिसिएशन से, तो क्या किसान को प्रीमियम मिलता है? अभी नहीं मिलता। आने वाले समय में दोनों तरफ, क्योंकि दोनों का फायदा हो रहा है, एक ने मेहनत अच्छी करी, दूसरे को प्रोडक्शन ज्यादा मिली, तो मिल बांट के अगर काम होगा तो दोनों का फायदा है, नहीं तो एग्रीमेंट ज्यादा समय तक नहीं चल पाता है। तीसरी बात है कि ग्रोइंग चार्जेस किसान को कितना मिलेगा, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मैं कह रहा हूं कि आपको 5 रुपए किलो या 7 रुपए किलो या 10 रुपए किलो हम आपको ग्रोइंग चार्जेस देंगे, लेकिन वो 10 रुपए का आधार क्या है, वो 5 रुपए का आधार क्या है, ये कहीं एग्रीमेंट में आज नहीं है। और इन गाइडलाइंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस गाइडलाइन में इस बात को बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो भी मुर्गी पालन में खर्चे होते हैं, उसकी डिटेल में मैं आऊंगा, उन हर चीज के आगे 2 चीजें लिखनी होंगी आपको। उदाहरण के लिए चलिए मैं आपको पहले वही आता हूं। जब मैं बात कर रहा हूं ग्रोइंग चार्जेस की, अब सबसे बड़ी बात है कि किसकी जिम्मेवारी है और क्या कॉस्ट है। ये 2 चीजें हर इनपुट पे आएंगी। उदाहरण के लिए डे ओल्ड चिक कौन देगा? कंपनी देगी। तो उस जो आपका एग्रीमेंट बनेगा उसमें आपको ये चार्ट लगाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है कि डीओसी कौन देगा? कंपनी देगी। किस वैरायटी, ब्रीड, क्वालिटी का, वो उसके आगे लिख दीजिए। फीड कौन देगा? कंपनी देगी। आपने लिख दिया, किसान को नहीं देना है। फिर बात आती है वैक्सीनेशन और मेडिकेशन को लेके। अब यहां दोनों बात हो सकती है। कंपनी कहेगी कि नहीं, वैक्सीन हम देंगे तो ठीक है, किसान पे खर्चा नहीं है। अगर कंपनी ये कहती है कि नहीं, मेडिकेशन की जिम्मेवारी किसान की है, तो ये आपको उस शीट में लिखना होगा कि ठीक है, जिम्मेवारी किसान की, खर्चा मान लीजिए 2 रुपए पर बर्ड, वो आपको लिखना होगा कि 2 रुपए पर बर्ड इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। मैं दोनों ऑप्शन है। देखिए एग्रीमेंट क्या बोलता है, ये आपका म्यूचुअल डिसीजन है, क्योंकि ये एग्रीमेंट है। अगर आप करते हैं तो कॉस्टिंग लिखेंगे, अगर कंपनी देती है तो आप पे लायबिलिटी नहीं है। इसी तरह से वाटर ट्रीटमेंट, अब आप नल का पानी या नहर का पानी डायरेक्ट नहीं पिला रहे हैं, अगर आपको कहा जाता है कि ट्रीटेड वाटर आप हमारी बर्ड्स को पिलाएंगे, तो वाटर ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या है? हो सकता है कि 2 पैसे पर लीटर भी हो, लेकिन वो आपको लिखना पड़ेगा ऑन एन एवरेज कितना कंजम्पशन होगा, क्या होगा। इसी तरह से फिर आपका हीटिंग चार्जेस, अब सर्दी का टाइम है आपको हीटिंग करनी है, गर्मी का टाइम है आपको कूलिंग करनी है, बेडिंग मटेरियल आपको बदलना है, आपके पास कुछ और चीजें आ सकती हैं। बायोसिक्योरिटी के लिए आपको कहा जाए कि नहीं, आप हर 15 दिन बाद या 1 महीने बाद फ्यूमिगेशन करेंगे। जो भी कंपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखती हैं, किसी को तो खर्चा करना होगा, या तो वो कंपनी करेगी या किसान करेगा। अगर कंपनी करती है, वो सारी जिम्मेवारियां लेती हैं, वो आपको एग्रीमेंट में लिखना होगा कि ये सारे काम कंपनियां करेंगी, ताकि बाद में अगर डिस्प्यूट हो तो आप ये नहीं कह सकते, कंपनी ये ना कहे कि मैंने तो कब कहा था, मेरी जिम्मेवारी नहीं थी, तो आपकी थी, तो वो लिखना पड़ेगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है किसान की। अगर किसान की जिम्मेवारी है तो उसके आगे कॉस्ट लगेगी।
कि फ्यूमिगेशन की क्या कॉस्ट थी, बेडिंग मटेरियल की क्या कॉस्ट थी, हीटिंग की क्या कॉस्ट थी, वो सारे खर्चे जोड़ने के बाद फिर आपका एक्चुअल कॉस्ट निकल के आता है। हो सकता है वो 15 रुपए हो सकता है वो 5 रुपए हो सकता है वो 7 रुपए हो। स्टेट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से बदल सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम एक नंबर दे देते थे 5 रुपए पर केजी। अब 5 लगा, 7 लगा, 8 लगा, हमें नहीं पता। अगर मान लीजिए मौसम खराब हुआ, आपको एडिशनल हीटिंग करनी पड़ी, उसके चार्जेस कौन देगा? तो अल्टीमेटली वो सारा बोझ किसान पे पड़ता था, और किसान कहता था मैंने मेहनत करी, पूरे सीजन के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। तो ये बातों को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, कंपनी की जिम्मेवारी क्या है, किसान की जिम्मेवारी क्या है, ये इस एग्रीमेंट में, इस गाइडलाइंस में बहुत क्लियरली बताया गया है। तो आप ये समझिए कि जब भी आप कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं, जब भी आप इस गाइडलाइन को सामने रखिए। इस गाइडलाइन में करीब 46 पॉइंट है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके एग्रीमेंट में ये 46 की 46 चीजें है या नहीं है। अगर एक भी चीज छूट गई तो लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये एक चेकलिस्ट का भी काम करेगी गाइडलाइन, कि जो जो चीजें एग्रीमेंट में है क्या वो सारी गाइडलाइन के हिसाब से कवर्ड है या नहीं है, ताकि किसी तरह का डिस्प्यूट ना आए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, अल्टीमेटली एज ए लॉयर तो मैं आपसे एक ही चीज कह सकता हूं, किसी भी डिस्प्यूट का समाधान आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, डिपेंड करेगा कि आपकी रिकॉर्ड कीपिंग कैसी है। अगर आपने रिकॉर्ड सही मेंटेन नहीं किए, नुकसान आपका होगा। कभी कभी हम लोग इस आदत में नहीं होते हैं कि हम लिखें, यार सब चलता है यार, क्या फर्क पड़ता, मुझे याद रहेगा। याद रहने का कोई गुंजाइश नहीं है आज की दुनिया में। आप जब भी काम करें, उनका अगर रिप्रेजेंटेटिव आता है, आपने उनके सामने मेडिकेशन किया या उसके डॉक्टर ने आपको कोई पर्ची पे लिख के दिया कि ये दवाई देंगे, ये बीमारी है, उस पर्ची को संभाल के रखिए, उस डॉक्टर के साइन होने चाहिए। अपनी तरफ से आप कुछ कर रहे हैं और कंपनी को नहीं पता और कल को नुकसान हो जाता है, तो आप कंपनी पे दावा नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ जिम्मेवारियां तय हैं। अगर हमें कई बार आदत नहीं होती है तो हमें भी कुछ अपनी अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी, खराब आदतों को छोड़ना होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। इन केस ऑफ डिस्प्यूट जो हम बात कर रहे हैं, अगर डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर की जरूरत नहीं है। इस गाइडलाइन के हिसाब से ये प्रावधान है कि जिस जिले में आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, उस जिले में ही आर्बिट्रेशन का प्रावधान है। वहीं पे ही चाहे आपके ऑफिसर हैं, कलेक्टर हैं, आने वाले समय में हर स्टेट गवर्नमेंट जब इसकी गाइडलाइंस निकालेंगी तो हो सकता है कि एक इस तरह का फोरम बन जाए जहां पे इस तरह के डिस्प्यूट्स को अंडर द गाइडेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, क्योंकि हम बहुत सारे मुद्दे देखते हैं। दत्ता साहब से हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जब एनिमल वेलफेयर के मुद्दे आते हैं तो ना जजेस को वो सब्जेक्ट उतना पता होता है, ना लॉयर्स को, लेकिन बहस हो रही होती है। लेकिन क्योंकि हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं और वेटरेरियंस हमारे पास हैं, यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं, स्टेट डिपार्टमेंट हमारे पास है, तो हो सकता है कि हम एक ज्यादा बेहतर आर्बिट्रेशन सिस्टम डेवलप कर पाए, ताकि किसान और कंपनी के बीच में जो झगड़ा है वो जल्दी निपट जाए। क्योंकि हम लोग जब समझौता कर रहे हैं तो हम झगड़ा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं। तो जितना जल्दी और जितनी शीघ्रता से ये झगड़े निपटे उतना सबके लिए अच्छा है। इसलिए कोर्ट कचहरी की प्रावधान ना करके आर्बिट्रेशन का प्रावधान है। बहुत सारे लोगों को ये भी होगा कि अगर आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर ने कोई जजमेंट दिया या ऑर्डर दिया, क्या कोर्ट उसको मानेगा? भारत के कोर्ट के जो कानून हैं उनके हिसाब से कोर्ट आर्बिट्रेशन ऑर्डर के अंदर इंटरफियर नहीं करेगा। तो ये एट पार विद कोर्ट है, अनलेस अदरवाइज कि आप इस बात को प्रूव कर सके कि साहब मेरी बात तो सुनी नहीं गई, इन्होंने मनमर्जी से ऑर्डर दे दिया। उसी संदर्भ में कोर्ट आपके साथ हमदर्दी रखेगा। लेकिन क्योंकि आपको आर्बिट्रेशन का ऑर्डर पसंद नहीं है, इसलिए अब आप कोर्ट जाना चाहते हैं,
कोर्ट इस बात को डिस्करेज करता है। तो ये भी हमें समझना होगा और इस पे बहुत सारे रूलिंग्स हैं कोर्ट्स के कि हम आर्बिट्रेशन ऑर्डर में इंटरफियर नहीं करेंगे। जो डिसीजन हुआ दोनों पार्टीज की सहमति से या उनके आप बातें सुन के जो इनपुट देने के बाद जो डिसीजन हुआ वो मान्य होगा, कोर्ट को भी मान्य होगा, आपको भी मान्य होगा। तो इसलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि कोर्ट से हटके अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर सरकार भी बढ़ावा दे रही है और इस बार तो पार्लियामेंट में मीडिएशन का भी प्रावधान आ रहा है। जैसे आर्बिट्रेशन को कहा गया है, इस तरह हो सकता है आपको आर्बिट्रेशन तक भी ना जाना पड़े, दोनों पार्टियों को आमने सामने बैठा के कहा जाए कि भैया देख लो यार ये फैक्ट है, निपटा लो, क्यों आगे जाना। और प्रावधान ये है कि झगड़ों को जितना जल्दी और कम खर्चे में निपटाया जाए उतना सबके लिए अच्छा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 साल का मिनिमम ऑर्डर ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ताकि किसान अपने पूरे साल की प्लानिंग कर सके, कंपनी भी पूरे साल की प्लानिंग कर सके। ऐसा नहीं है कि किसान 3 बैच के बाद बोले जब आप खाली करो मैं अपना काम खुद करूंगा, ये भी अलाउड नहीं है। तो दोनों के लिए फायदेमंद है, 1 साल की बाइंडिंग है दोनों पे, जिसको हमें ध्यान देना। एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसपे आने वाले दिनों में काफी काम होगा और हमें मंत्रालय के साथ काफी क्लोजली काम करना होगा, वो है इंश्योरेंस का मुद्दा। कि अगर अचानक मॉर्टेलिटी होती है काफी हद तक और बर्ड फ्लू आ जाता है या कोई फोर्स मेजर जिसको बोलते हैं क्लाइमेटिक चैलेंज आ जाता है, जो ना किसान के हाथ में है ना कंपनी के हाथ में है, उस स्थिति में क्या होगा। इंश्योरेंस के प्रावधान अभी इस देश में नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन बाकी जगह है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स है, फैक्ट्रीज हैं, फार्म की सेफ्टी है, फायर हैजार्ड्स है, वो सब इंश्योरेंस आपको करने चाहिए ताकि नुकसान दोनों पार्टीज का ना हो। जो प्रीमियम है दैट कैन बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि प्रीमियम कौन देगा, ये पार्ट ऑफ कॉस्टिंग आ सकता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा अभी गैप है पूरे कंट्री में, और मुझे लगता है कि 2023 में पीएफआई को इस बात को उठाना पड़ेगा आने वाले समय में, कि लाइव स्टॉक में खासकर पोल्ट्री जैसे बर्ड की इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होनी चाहिए। ये अभी गैप है, लेकिन बाकी सब चीजें ऑलरेडी इंश्योरेंस ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो कोशिश ये करिए कि इंश्योरेंस के रास्ते से आगे बढ़िए ताकि दिक्कत नहीं हो। हाँ, अगर आपको मान लीजिए दोनों पार्टियों को लगता है कि 2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद 3 कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमें कुछ अपने जो एग्रीमेंट है उसमें सुधार करना है, जिसे कहते हैं हम चेंजेस इन ऑलरेडी साइंड कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह का अगर अल्टरेशन करना है वो दोनों की म्यूचुअल सहमति से होगा और लिखित में होगा, और जो वो मेन एग्रीमेंट है उसके साथ उसको अटैच किया जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि अगर लिखित नहीं है तो जो आप लोगों ने फैसला किया वो मान्य नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। आप दूसरे को जानते हो, लेकिन डिस्प्यूट के समय में वो नहीं माना जाता। तीसरा इंपॉर्टेंट और जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आया था किसानों से जब बात हुई थी कि साहब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो इंग्लिश में होता है, हमें तो इंग्लिश आती नहीं, तो हम कैसे पढ़ें। गाइडलाइन में ये कहा गया है कि हिंदी इंग्लिश के साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेज है, अगर आप तमिल में हैं, आप केरल में हैं, आप उड़ीसा में हैं, आप बंगाल में हैं, ये आप नहीं कह सकते कि हम तो सिर्फ अंग्रेजी में ही साइन करेंगे। जो भाषा दोनों की सहमति से हो आप उसमें साइन कर सकते हैं, एक की नहीं चलेगी। कंपनी कहेगी नहीं हम तो इंग्लिश में ही करेंगे, हमारी तो पॉलिसी इंग्लिश की है, वो मान्य नहीं है। अगर किसान को वो एग्रीमेंट पढ़ने में नहीं आ रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है तो उस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो ये जरूरी है। तो जो एग्रीमेंट्स हैं उनका, और अब तो ट्रांसलेशन मुश्किल नहीं है, मैं हर देश के कानून पढ़ता हूं डेली बेसिस पे, जितने WTO में 170 देश हैं, और रोज हम ट्रांसलेशन करते हैं चाइनीज में, थाईज में, अरेबिक में। हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती, हमें सिर्फ हिंदी इंग्लिश आता है। लेकिन आप जिस भाषा से जिस भाषा में परिवर्तन करना चाहो, फ्री के सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे अवेलेबल है, चाहे वो 1 पेज हो या 1000 पेज हो, हम रोज चेंज करते हैं। अब चाइनीज डॉक्यूमेंट हम कैसे पढ़ेंगे, हम उसको तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ के अपने कमेंट दे देते हैं। तो आज वो सुविधा हमारे पास है। तो ये कहना कि साहब ट्रांसलेट कौन करेगा, कहां से ट्रांसलेटर मिलेगा, और वो जस्टिफिकेशन वैलिड नहीं है।
तो वो दोनों तरफ लागू होता है, तो हम लोग उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो इस एग्रीमेंट में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फार्म पे काम करते हैं। मैंने आज मान लीजिए 22 दिसंबर को एग्रीमेंट साइन किया और डिस्प्यूट हुआ जाके कहीं अक्टूबर में। अब पिछले 10 महीने में वो कागज कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं लगता। और बहुत सारे किसानों का आता था कि सर वो चूहे खा गए, बारिश में भीग गया, पानी में भीग गया, क्या होगा। मेरा निवेदन आप लोगों से एक छोटा सा ये रहेगा कि आप सबके पास मोबाइल है, उस एग्रीमेंट का फोटो लीजिए और खुद को मेल कर दीजिए, या अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो हर एक ईमेल एड्रेस के अंदर एक क्लाउड में आपको 5 से 15 GB की मेमोरी मिल जाती है। नहीं तो खुद को ईमेल कर दीजिए, वो ईमेल का सर्वर कहीं नहीं जाएगा, वो जिम्मेवारी गूगल की। वो आपका एग्रीमेंट सुरक्षित रहेगा, उसको ना दीमक खाएगी, ना चूहे कुतरेंगे, ना पानी से खराब। तो कागज अगर खो भी जाता है तो आपके पास एक बैकअप रहता है। इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो जब डिस्प्यूट होगा तो आपसे कागज मांगा जाएगा और आप कहेंगे सर कागज तो मिल नहीं रहा, तो मुश्किल फिर आपके लिए। इसीलिए इन सब बातों को रखते हुए हर एग्रीमेंट के साथ 5 चीजें होंगी। एक तो बेसिक एग्रीमेंट है जिन पे आपको ध्यान देना है एज ए फार्मर, एज ए कंपनी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉपर्टी डिटेल्स। आज तक हम लोग अता पता लिख लेते थे, लेकिन आज हर एक मोबाइल के अंदर GPS कोऑर्डिनेट्स आते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता है कि कौन से फार्म की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास 5-10 फार्म हो और कोई खास फॉर्म आपने एलोकेट किया है कंपनी के लिए, तो बेहतर ये रहेगा कि एड्रेस के साथ साथ, क्योंकि एड्रेस में आप ये लिख सकते हैं चंडीगढ़ अंबाला रोड। अब चंडीगढ़ अंबाला रोड कौन सा फार्म नहीं पता, लेकिन आज टेक्नोलॉजी आपको दे सकती है कि एग्जैक्ट GPS कोऑर्डिनेट उस फार्म का आप लगा सकते हैं कि ये शेड हमने आपको एलोकेट किया। तो पहला मुद्दा वो है। फिर चार्जेस पेएबल, कौन क्या चार्ज देगा, इसका चार्ट बनाना सीख लीजिएगा। कभी जरूरत पड़ेगी हम PFI में एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी कि कैसे कैलकुलेशंस करनी है और कैसे वो चार्ट बनाने हैं। फिर मॉर्टेलिटी की मैंने बात की थी, मॉर्टेलिटी डिडक्शन। स्टैंडर्ड मॉर्टेलिटी क्या रहेगी, प्लस माइनस जो फ्लक्चुएशन होता है उसको कैसे एड्रेस करना है। कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी सोच समझ के साइन करिए, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी करना है सोच समझ के करिए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है FCR कैलकुलेशन, क्योंकि चूजा कंपनी ने दिया है, फीड कंपनी ने दी है, दवाई कंपनी ने दी है, लेकिन FCR की जिम्मेवारी आपकी। इसीलिए जो इनपुट कंपनी आपको दे रही है उसकी क्वालिटी की भी समझ आपको होनी चाहिए, और उम्मीद है कि आने वाले समय में BIS या बाकी जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो आपको फीड मिलेगी या इनपुट मिलेगा, उसको सैंपल को संभाल के रखिए। अगर कल को मान लीजिए FCR नहीं आती, आप ये कहेंगे साहब फीड ही खराब थी, वो सैंपल आपके काम आएगा जब उसकी टेस्टिंग होगी कि क्या सैंपल BIS गाइडलाइंस के हिसाब से था या कॉम्प्रोमाइज फीड थी या सब स्टैंडर्ड फीड थी, तो डिस्प्यूट आपके फेवर में जा सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी सारी चीजें तो मैंने आपसे चर्चा कर ही ली है, और छोटे बड़े कई मुद्दे हैं। जैसे जैसे आप लोग इसको अनुभव करेंगे, पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारी सिचुएशंस आपकी अलग होंगी दूसरों से। मेरा निवेदन है आपसे कि जो दिमाग में आपके सवाल आते हैं उनको लिख लीजिए, PFI को भेज दीजिए। इन गाइडलाइंस में हम लोग एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक सेक्शन बना देंगे कि इस स्थिति में क्या क्या आप कर सकते हैं, ताकि डिस्प्यूट्स कम से कम हो और आप लोग जिन कंपनियों के साथ आप काम कर रहे हैं दोनों मिलके प्रोग्रेस करें, तरक्की करें, खुशहाल रहें, खूब पैसा कमाएं, देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।